हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि फार्मा स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो फार्मा में हम लोग काफ़ी सारे देख चुके थे वीडियो। लेक्चर 5 तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 6 देखने जा रहे हैं, छठा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, इसमें मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम लोग एक, ठीक है, फार्मा में, जो 14 नंबर में 14 मार्क्स में पूछता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आप लोग को 14 नंबर उठाना है तो आप लोग को ये कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को इतना अच्छा से पढ़ो। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट में पूछिए, मैं बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसका कहने का मतलब ये होता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहने का मतलब होता है एंटी। ये चीज़ समझो, एंटी कहने का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। एंटी कहने का मतलब अगेंस्ट एंड हाइपरटेंसिव, हाइपर कहने का मतलब होता है, देखो इसको दो पार्ट में बांट दिए, हाइपर एंड टेंसिव। हाइपर मतलब होता है इंक्रीज, है ना, किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना, हाइपर। जैसे हम लोग कहते हैं ना यार कि क्या हाइपर हो रहे हो दोस्त, है ना, इसका मतलब हाइपर मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है या तो और कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। या देखो, और इसमें टेंशन, टेंशन मीन्स प्रेशर, वो प्रेशर बढ़ रहा है उसका, तो उसको हाइपर मतलब ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव। एंड ड्रग मतलब तो समझते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंडा इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है, इसमें से हम सिर्फ एक फंडा याद रखेंगे, हमेशा एक फंडा याद रखेंगे। अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, शरीर में कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो बीपी बढ़ेगा, इतना याद रखना। और उसके बाद जो भी कंसेप्ट बताएंगे, ये कंसेप्ट जो है ना, अगर तेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है शरीर में तो बीपी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बीपी के बारे में ही देखना है। तो हमें इतना उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग 12th पढ़ के आए हैं, या तो 11th 12th में शायद, जैसे फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे, फिजियोलॉजी पढ़े होंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़े होंगे, फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़े होंगे, है ना, पूरे डिटेल में आप लोग हार्ट पढ़े होंगे। तो हमको पता है कि आप लोग को हार्ट के बारे में कुछ पता होगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब होता है द प्रेशर विच आर अप्लाइड बाय द ब्लड टू द वॉल ऑफ द आर्टरी और द वेन। देखो, अगर कोई भी चीज़ है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है। अब इसमें क्या है कि ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये ब्लड फ्लो कर रहा है, जो प्रेशर वॉल पे लग रहा है ना, ब्लड के द्वारा जो प्रेशर वॉल पे लग रहा है, देखो बच्चा समझो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करो यार। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी कुछ छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देता था कि नहीं, छोटी चीज़ पे आगे ध्यान दो। तो जो प्रेशर वॉल पे लग रहा है ना, आर्टरी और वेन के वॉल पे लग रहा है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर लग रहा है तो कहाँ लग रहा है? वॉल पे लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? ब्लड के द्वारा लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बस डिफिनेशन तो आसानी से याद हो गया, द प्रेशर विच आर अप्लाइड बाय द ब्लड टू द वॉल ऑफ द आर्टरी एंड द वेन, ठीक है। अब ये हम लोग को पता है यार कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो 140/90 नॉर्मल वो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल की जो दुनिया में मतलब इंसान थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ये हो गया है ना, खाद्य पदार्थ खाने लगा है, तो वो आज को हम लोग देखने लगे हैं कि 140/90 में हम लोग मेजर करते हैं, नॉर्मल वो चलता है। लेकिन ऐसे बोला जाता है 120/80, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। अब देखो एक चीज़ हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है ना, बीपी कैसे बढ़ रहा है। तो ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा, ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, ये नॉर्मल आर्टरी है। अगर किसी कारण के, देखो नॉर्मल आर्टरी से इतना ब्लड आ रहा है, ठीक है, मान के चलो ये नॉर्मल आर्टरी है, इसमें हम लोग 6 लीटर ब्लड, है ना, 6 लीटर ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है। ध्यान से समझना, इसमें 6 लीटर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ आते आते बीच में क्या हुआ कि यही आर्टरी में कुछ चेंजेज आए ड्यू टू द सम रीजन, अंडरस्टैंड, ड्यू टू सम रीजन वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम, इसका मतलब यहाँ से 6 लीटर आ रहा था, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो 8 लीटर हो गया। तब 8 लीटर हो गया तो 2 लीटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये 2 लीटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किस पे प्रेशर लगाएगा? वॉल पे प्रेशर लगाएगा, वॉल ऑफ आर्टरी एंड द वेन पे प्रेशर लगाएगा। द प्रेशर विल क्रिएट ऑन द वॉल, ऑन द बीपी विल इंक्रीज, अंडरस्टैंड। क्या देखिए, यहाँ पे जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है किसके, कहाँ पे प्रेशर लग रहा है? तो वॉल पे प्रेशर लग रहा है ऑफ आर्टरी एंड द वेन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब बीपी बढ़ेगा, अंडरस्टैंड, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट एट द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है, ध्यान से समझना, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से 6 लीटर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायमीटर मान के चलो, इसका डायमीटर है 3 mm है डायमीटर, ठीक है। अब यही डायमीटर हो जाता है 1 mm,
आगे चल के घट जाता है। ये घट गया ड्यू टू द सम रीजन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ वहाँ पे, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, देखो दो चीज़ समझना, एक होता है वैसो डायलेटर एंड एक होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। जो वैसो डायलेटर होता है ना, वो डायलेट कर देता है आर्टरी को, अंडरस्टैंड। वो क्या कर देता है, डायमीटर को बढ़ा देता है, डायलेट कर देता है। डायलेट जैसे ये है, मान के चलो कि ये है मेरा आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी है, इसका डायमीटर ये है। अब वैसो डायलेटर का काम क्या होता है, डायलेट कर देना। अब यहाँ से ब्लड फ्लो देखो आराम से जाएगा। ये यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, मतलब इसका जो इसका डायमीटर था वो कम गया, ठीक है। जब डायमीटर कमता है तो वो क्या कर, प्रेशर बढ़ाएगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का मतलब कि डायमीटर कम रहा है, प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है, तो बीपी बढ़ेगा। नौ, अब कौन कौन से रीजन है जिसमें हम लोग प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कौन कौन से रीजन में आता है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है उसमें आता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ये पहला रीजन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। अब आते हैं सेकंड, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसमें इसको समझते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपका आर्टरी है, किसी वजह के कारण यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है लिपिड का ज़्यादा डिपोजिशन होने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे आर्टरी में, इसको हम लोग आगे पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में, आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं ना। तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है, जो आपका अब ब्लड यहाँ से आ रहा है, मान के चलो 5 लीटर ब्लड आ रहा है, ठीक है, 5 लीटर ब्लड आ रहा है। अब यहाँ से तो इसका सफिशियंट जगह मिल रहा था ब्लड जाने को, ठीक है। अब इसका देखो ये जगह इतना मिल रहा है इसको, अब 5 लीटर ब्लड इतना ही एरिया में इसको निकालना है, इतना डायमीटर में इसको निकालना है, तो क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये दब रहा है, दोनों जा करके दब रहा है, तो ये जगह कम रहा है, जगह कम रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब बीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, कि अगर अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है ना, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, बीपी बढ़ता है। कैसे, अगर मान के चलो कहीं पे हम सुबह सुबह गार्डन में घूमने गए हैं, ठीक है, अब वहाँ पे गार्डन में घूमने गए हैं अब हमारे पीछे, जब हम तो गार्डन में राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, राउंड लगा रहे हैं, चारों चक्कर लगा रहे हैं। अब वहाँ पे एक डॉगी आया, अब ये आपको पीछे ये डॉगी लग गया। अब जो आप 2 मिनट में ये चक्कर को 2 मिनट में ये चक्कर लगा रहे थे, अब वही चक्कर आप 1 मिनट में लगा दोगे इसको, ठीक है, वही चक्कर आप 1 मिनट में लगा, क्यों, क्योंकि आप जब डॉगी पीछे आता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, रिलीज करता है इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। यही इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, क्या इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। कार्डिक आउटपुट, बेटा देखो कार्डिक आउटपुट क्या होता है ना, हम लोग समझेंगे। कार्डिक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। अब देखो जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि जो कार्डिक आउटपुट होता है, जब कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा ना, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है यार, कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज करेगा ना तो अपना बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब एक आते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रास सिस्टम, ठीक है। ये रास सिस्टम हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसका चर्चा करेंगे, इसी का चर्चा है बस, आज का जो टॉपिक है ना बस इसी का चर्चा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं सोडियम रिटेंशन, ये भी आज पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम रिटेंशन। अगर देखो यार कोई भी देखो सोडियम साल्ट होता है, ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई भी चैनल है, सोडियम पोटेशियम चैनल जो भी होता है ना, यहाँ से सोडियम अंदर आना शुरू हुआ। जब ये ब्लड वेसल्स में सोडियम अंदर आना शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, वाटर भी टानेगा, क्योंकि जब साल्ट का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो पानी भी टानेगा, ठीक है। अब जब पानी टानेगा तो क्या होगा ना, जब ये पानी टानेगा तो उसके यहाँ से इसका बीपी बढ़ेगा, और जब बीपी बढ़ेगा तो मतलब ब्लड प्रेशर आराम से बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीजेज, एक हम कंसेप्ट समझेंगे आगे चल के एक कंसेप्ट देखो समझेंगे, क्या कंसेप्ट समझेंगे कि ब्लड और यूरिन के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ब्लड को बढ़ाते हैं तो यूरिन डिक्रीज हो जाता है, अगर ब्लड को घटाते हैं तो यूरिन इंक्रीज होता है। ये चीज़ हम लोग फंडा समझेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, दीज आर द कॉजेज इन विच द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, अंडरस्टैंड, बीपी इंक्रीजेज। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो ये सब नॉर्मल चीज़ है जो आपको समझना होगा पढ़ने से पहले, ठीक है। अब आते हैं लॉस आफ्टर द बीपी इंक्रीज, क्या क्या घाटा होता है हमारे शरीर में। देखो यार क्या हम लोग का मतलब वो नतीजा क्या निकलता है, घाटा क्या होता है बीपी बढ़ने के कारण। अगर मान के चलो मेरी बीपी बढ़ गई, ठीक है, तो मुझे हमारे शरीर में क्या क्या फायदा मतलब घाटा होगा, तो वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज होगा सबसे पहला बात, किडनी फेल्यूर जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक में जा सकता है, विजन लेस, ठीक है, आपका आँख की रोशनी भी जा सकता है। सिम्टम क्या क्या सिम्टम आएंगे, चेस्ट पेन आएगा, हेडेक आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, फैटिक आएगा, ब्लड विजन आएगा, ब्लड विजन, ठीक है।
अब आता है रिस्क फैक्टर। सोडियम इनटेक इंक्रीज करेगा तो रिस्क फैक्टर पहला फैक्टर होगा। स्मोकिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर डिक्रीज करता है, तीसरा रिस्क फैक्टर। अगर देखो यार यहाँ पे ये समझ कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, बैठे रहेंगे तो बीपी आपका बढ़ेगा। अगर वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रहिएगा तो बीपी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। अल्कोहल आप ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो वहाँ पे बीपी बढ़ेगा। स्ट्रेस ज़्यादा लीजिएगा तो बीपी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आराम से स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं, आप हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, आप लोग बस स्ट्रेस मत लो, समझते रहो फार्मा को। फार्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तोप नहीं है यार, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। अब अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हम लोग को एग्जाम में लिखना है। वो तो बाकी समझने की चीज़ थी जो समझ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें पहला आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एसीई इनहिबिटर बोलते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इसमें हम लोग को ड्रग देखना रहता है तो बहुत सारे ड्रग है, लेकिन हम लोग देखो यार एग्जाम में अगर 4 भी ड्रग लिख देंगे ना तो एग्जामिनर कहेगा नहीं चलो इसको तो कुछ तो याद है ना। अब रट्टा मार के जाएंगे यार, चलो याद तो हो जाएगा, लेकिन एक कंसेप्ट से सीखेंगे ना तो वो अलग मजा ही आता है, ठीक है। इसमें देखो कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल, पेरिडोप्रिल, रैमीप्रिल, इनाप्रिल, सब में प्रिल प्रिल लगा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक शुरू वाला याद वर्ड अगर याद हो जाता है हमको तो हम आराम से याद कर सकते हैं। तो देखो CPRE, अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो ट्रिक हम लोग एक बता रहे हैं, CPR एनफ, EN से एनफ हम लोग याद रखेंगे। CPR मतलब यार CPR आप लोग समझते होंगे कि CPR क्या चीज़ होता है, अंडरस्टैंड। CPR जब किसी पेशेंट को देते हैं तो आप लोग कभी सुना होगा कि इमरजेंसी केस में हम लोग क्या CPR देते हैं, चेस्ट CPR देते हैं, अंडरस्टैंड। तो वो CPR से हम लोग C से कैप्टोप्रिल याद रखेंगे, P से पेरिडोप्रिल, R से रैमीप्रिल एंड एनफ से याद रखेंगे इनाप्रिल, ठीक है। तो ये CPR एनफ है, दिस इज द पहला ट्रिक, ठीक है। आप लोग को जो याद करना है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में, ठीक है। ये पहला क्लास था आपका जिसमें हम लोग पहला क्लास में हम लोग 4 ड्रग देखें। अब दूसरा क्लास आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBS, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको सारे को डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा यार, लेकिन इसको आज देखो तो इतना मजा आएगा ना फार्मा पढ़ने में कि आप कहिएगा कि नहीं चलो कुछ तो समझ में आया, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। लोस्ट्रान, देखो पहला ड्रग है लोस्ट्रान, एर्बिस्ट्रान, कैंडिस्ट्रान एंड ओल्मेस्ट्रान, ठीक है। देखो सब में स्ट्रान लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी देखो उसमें सब में प्रिल लगा हुआ था, ठीक है। अब इसमें है स्ट्रान, ठीक है। तो हम शुरू वाला वर्ड याद कर लेंगे, LIC ओल्ड, ठीक है, OL ओल्ड, ठीक है, LIC एंड OL। इसका मतलब कहने का मतलब LIC जो हम लोग अभी भी देख, LIC एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें पैसे बढ़ता है, ठीक है। LIC गांव में देहात में आप लोग सुने होंगे, शहर में सुने होंगे कि यार LIC खुला रखा है ना, पैसा उसमें जमा करता है। तो यार LIC मतलब L से लोस्ट्रान एंड I से एर्बिस्ट्रान, C से कैंडिस्ट्रान एंड OL से मतलब ओल्ड से हम लोग याद रखेंगे ओमेस्ट्रान, ठीक है। तो LIC ओल्ड हो गया है, ठीक है, या ओल्ड है, ठीक है। इसमें क्या था, CPR एनफ है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में CPR एनफ है एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में LIC ओल्ड है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एक ही ड्रग है, एलिस्क्रिन, ठीक है। अब आते हैं चौथा जो क्लास है इसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। इसका सबका फंक्शन देखेंगे कैसे काम करता है, एक एक ड्रग के बारे में सही से देखेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें आता है विप्रामिल, डेल्टाजाम, इसराडाइपिन, निकराडाइपिन, ठीक है। विप्रामिल, डेल्टाजाम, इसराडाइपिन, निकरा, ये थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन इसको हम लोग याद करेंगे। देखो विप्रा, VI से विप्रा हो गया एंड डेल्टाजान, ठीक है, DI दिल, देखो यहाँ वीर, दिल, इसरा, निकरा, देखो कैसे याद करेंगे। विप्रा मिल से ले लेंगे वीरा, मतलब वीरा एक लड़का है जिसका डेल्टाजाम से ले लेंगे दिल, जिसका दिल आ गया, ट्रिक दिल। और इसरा डाइपिन से ले लेंगे इसरा, ठीक है, इशारा ले लेंगे। और निकरा डाइसिन से निकला ले लेंगे। देखो वीरा का दिल इशारा पे निकला, मतलब किसी, देखो एक वीरा एक लड़का है, कोई लड़की उसको क्या किया, इशारा दे दिया तो उसका दिल फिसल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे कि वीरा के दिल इशारा पे निकला, वीरा को कोई इशारा किया, इसका दिल निकल गया, ठीक है। ये अपना दिल दे बैठा। तो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे वीरा से विप्रामिल, ठीक है, और
दिल से याद रखेंगे डेल्टा जाम, एंड इशारा से नाम रखेंगे इसरा डाइपिन, एंड निकारा डाइपिन से याद रखेंगे, निकला से निकारा डाइपिन याद रखेंगे। वेरी इजी है यार। आप देखो डायरेटिक, डायरेटिक यार हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अपने आप में। डायरेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक अलग ही लेक्चर हम लोग लेंगे, लेकिन अभी पहले छोटा सा देख लेते हैं। डायरेटिक में क्या होता है ना, डायरेटिक में थायाजाइड एंड रिलेटेड एजेंट, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक पहला ड्रग हो गया, लूप डायरेटिक में फ्यूरोसेमाइड, पोटासियम एस्पिरिन डायरेटिक में एमिलोराइड। ठीक है, ये 3 ड्रग हम लोग पढ़ेंगे डायरेटिक में। अब हम लोग जो देखते हैं, देखो यार अब आते हैं छठा क्लास आता है। छठा क्लास में सिम्पैथोलाइटिक एजेंट, जिसमें पहला क्लास आता है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक, अल्फा मिथाइलोडोपा, बीटा एडेजेनिक ब्लॉकर में एटिनोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल, बेटाक्सोलोल एंड प्रोपनोलोल। ठीक है, अब देखो यार इसमें इतना सारा ड्रग है। देख एक ड्रग तो याद करने में बहुत आसान हो जाता है, 4 ड्रग है उसमें तो याद करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो प्रोफेसर, देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो ट्रिक यहाँ से निकाल रहे हैं, प्रोफेसर के बेटा में एटीट्यूड, ऐसे याद रखेंगे आप, प्रोफेसर के बेटा में एटीट्यूड, बाकी ये सबको हम भुला जाते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ से याद रखेंगे, प्रोफेसर से हम लोग निकालेंगे प्रोपेनॉल, बेटा से निकालेंगे बेटॉक्सोलोल, में से निकालेंगे मेटोप्रोलोल, एटीट्यूड से निकालेंगे एटिनोलोल, मतलब प्रोफेसर के बेटा में एटीट्यूड। ठीक है, अब जब प्रोफेसर, एक देखो सोचो यार, अगर कोई यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो उस प्रोफेसर का कितना एटीट्यूड रहता है, और उस प्रोफेसर का बेटा में तो और एटीट्यूड भरा रहता है कि मेरा बाप तो प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से समझेंगे, लेकिन वो जो उसका बेटा है ना, वो नहीं सोच रहा है कि अगर वो अपने पिताजी पे घमंड दिखा रहा है तो उसका बेटा को सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़ा लोल हैं। ठीक है, अंतिम में सब में लोल लोल लगा हुआ। तो ये देखो यहाँ से याद रखेंगे, देखो प्रोफेसर बेटा में एटीट्यूड, इसका मतलब प्रोफेसर के बेटा में एटीट्यूड मतलब लोल, लोल याद रखना अंतिम में। ठीक है, तो प्रोपेनॉल, बेटाक्सोलोल एंड मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल। ठीक है, अब एक आता है अल्फा अर्जिनेटिक ब्लॉकर, जिसमें पैराजेसिन, ठीक है, एक बीटा अर्जिनेटिक ब्लॉकर था, एक अल्फा अर्जिनेटिक ब्लॉकर। ये कैसे काम करते हैं ये बताएंगे। अब आते हैं वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर आपको बता चुके हैं, जिसमें सोडियम नाइट्रोपैरोक्साइड, डाइजोक्साइड, मिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म। देखो यार मैकेनिज्म ध्यान से समझेंगे, एक एक करके मैकेनिज्म समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो समझना की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से समझेंगे, ये जो है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रास, बोल रहे थे ना कि हम लोग रास सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रास कहने का मतलब होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डेस्ट्रोन सिस्टम। ठीक है, रेनिन नोट्स आपको मिल जाएगा, हम अभी समझा रहे हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डेस्ट्रोन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि एंजियोटेंसिनोजेन एक क्या होता है, ये लीवर है। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है अपना लीवर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये लीवर होता है ऐसे। ठीक है, 2 लोब होता है इसमें। अब लीवर है, लीवर से क्या होता है, रिलीज कर रहा है एक एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, ये लीवर से रिलीज किया एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है ना कि कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है अभी निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट जो होता है ना, एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखो, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ, अब ये एक्टिव हो गया, अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब देखो जो एंजियोटेंसिनोजेन था वो तो लीवर से आ रहा था, एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट कौन किया, तो यहाँ पे रेनिन आता है, रेनिन आता। अब ये रेनिन कहाँ से आता है, तो किडनी से आता है। ध्यान से देखो, यहाँ किडनी है, किडनी से रेनिन आया। ठीक है, ये जो किडनी से रेनिन आया, यही रेनिन कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में फर्स्ट में, और यही अब एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में। अब इसको कन्वर्ट करने वाला अब एक आता है लंग से एंजाइम आता है। देखो लंग से एंजाइम आया, ये लंग्स है, लंग्स है ये। अब ये लंग से एंजाइम आया कौन सा, ACE, ये बहुत खतरनाक है, ये हम लोग को हर एक जगह तंग करेगा ACE। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड में, अब एंजियोटेंसिन सेकंड हम लोग पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में कि ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब यहाँ पे देखो जो
ये सेकंड है ना, ये जो सेकंड है ये जा करके बाइंड करता है किसके, रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ। मान के चलो ये क्या है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये अपना जा करके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर मान के चलो यहाँ पे इसका रिसेप्टर ये आके बाइंड कर गया, ठीक है। अब ये जब बाइंड करेगा तो ये कहानी क्या देखो, जैसे ही बाइंड किया ना ये रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ध्यान से सुना, यहाँ पे जैसे ही बाइंड किया ना वो, अब ये कहानी बाइंड करने के बाद क्या क्या दिखाता है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही बाइंड किया ना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, सोडियम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सिम्पैथोलाइटिक चेंज होगा, सिम्पैथेटिक चेंज होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस चेंज होगा, सिम्पैथेटिक चेंज होगा एंड पेरिफेरल वैस्कुलर चेंज होगा, ठीक है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब देखो यहाँ से समझो, एक एक चीज़ समझेंगे हम लोग। अब आपके नोट्स आपके पास है। रास सिस्टम था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिस्टम। लीवर से आया एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ किसके द्वारा, रेनिन के द्वारा, जो किडनी से आ रहा था। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो था वो सेकंड में कन्वर्ट हुआ एसीई के मदद से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो एक्टिव होता, हाईली एक्टिव होता, ये पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब ये क्या करता है, बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ। अब ये बाइंड करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज करवाता है, सोडियम अब रीअब्जॉर्प्शन को करवाता है एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज। ये सारे से क्या होता है ना, बीपी इंक्रीज करता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से बीपी इंक्रीज होता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन से बीपी, इससे भी बीपी, इससे भी बीपी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जब ये बाइंड करता है तो। अब इतना में भी इसको मन नहीं भरता है, किसको, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर को, पोटेंट एंजियोटेंसिनोजन सेकंड को, इतना में भी नहीं मन भरता है। अब ये क्या करता है ना कि जा करके किडनी, अब ये क्या करता है कि एडिनल ग्लैंड पे जाता है, वहाँ पे एडिनल कॉर्टेक्स होता है, एडिनल कॉर्टेक्स में क्या करता है, उस पर वार करता है, वार करके क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। यही एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब जब सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो पानी का इंटेक बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम वहाँ इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी इंक्रीज होगा। देखो अब कितने जगह, ये दो जगह, यहाँ तो बीपी इंक्रीज करवा ही रहा था, अब ये दूसरे जगह फिर जाके दूसरा जगह पे भी मार किया, और मार करने के बाद क्या हुआ, बीपी इंक्रीज करवा दिया। तो बताओ ये सिस्टम में हम लोग कहाँ कहाँ रोक सकते हैं बीपी को इंक्रीज होने से। अभी देखो फार्मा ऐसी पढ़ते हैं, इस सिस्टम में हम लोग कहाँ कहाँ रोकेंगे, अभी देखो हम लोग समझते हैं। अब पहला जगह रोकेंगे, देखो एसी, आप देखो कैसे हम लोग सारा चीज़ समझेंगे। जो एसीई इनहिबिटर था, क्या था, एसीई इनहिबिटर, हम लोग पढ़े थे ना एसी इनहिबिटर, जिसमें हम लोग ड्रग क्या देखे थे, सीपीआर एनएफ है, सीपीआर एनएफ है, ठीक है, सीपीआर एनएफ है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, सी से हम लोग कैप्टोप्रिल याद किए थे, पी से पेरिनोडोप्रिल, आर से रामाप्रिल एंड एनएफ से याद रखे थे एनाप्रिल। अब देखो यार, एसी इनहिबिटर जो है ये ड्रग हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जो एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कन्वर्ट हो रहा है ना, और ये किससे मदद से कन्वर्ट हो रहा था, एसीई से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के मदद से, जो लंग से आ रहा था, इसके मदद से ये फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ से हम ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन, एसीई इनहिबिटर, मतलब रोकेगा, अब आएगा और ये ब्लॉक कर देगा, गेट को ब्लॉक कर देगा। अब जब गेट को ब्लॉक कर देगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, जब आगे प्रोसेस नहीं होगा तो वहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं रहेगा बीपी इंक्रीज होने का। तो पहला देखो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया, जो यहाँ है वही चीज़ हम आप लोग के कॉपी में समझाएं, ठीक है। तो एसी इनहिबिटर ड्रग इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट से सेकंड में, ठीक है, थस डिक्रीज द बीपी एंड वैसोडाइलेशन होता है। अब दूसरा आते हैं हम लोग ARB, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। देखो यार, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा था जाकर के, हम जोड़ने ही नहीं देंगे तो आगे चल के स्टोरी उसका बढ़ेगा ही नहीं, आगे कुछ भी कंडीशन उसका नहीं बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट था जाके बाइंड कर रहा था रिसेप्टर के साथ, अब हम उसको बाइंड ही नहीं करने देंगे, यहाँ से ARBS हम लोग ये रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। अब अनेबल टू बाइंड, जैसे हम लोग ये ड्रग दिए ना, वो क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तीसरा आते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन एक ही मतलब हम लोग पढ़े थे ड्रग उसमें, ठीक है, एलिक एस्क्रीन करके वो ड्रग था। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट था, जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। देखो यहाँ ध्यान से समझना यार, यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ठीक है, एलिस्क्रीन। अब ये क्या होता है ना कि ये ड्रग को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, कहाँ पे,
रेनिन इनहिबिटर फर्स्ट से सेकंड में जो कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट देखो एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था, यहीं पे रेनिन की मदद से कि जो किडनी से आ रहा था, अब यहीं पे इसको ब्लॉक कर देंगे तो वो कहानी ख़त्म, उसको आगे बढ़ेगा नहीं। इसके बारे में ये ड्रग अगर पूछेगा तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा। साइड इफेक्ट वगैरह देखिए, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार देख लीजिए, बस 1 मिनट का खेला, ये देख लेना। हाफ लाइफ लिखा हुआ, बायोअवेलेबिलिटी लिखा, ये सब लिखा हुआ। अब आते हैं एक चीज़ है, देखो अब हमारे यार इतना भी, अब मेरे जब इतना बड़ा शरीर बना है हम लोग का, ठीक है, इतना मैकेनिज्म चलता है, तो भगवान हम लोग को एक शरीर में बीपी कम करने के लिए भी मैकेनिज्म रखा होगा। हमारे जैसे बीपी इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बॉडी खुद ब खुद रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करे बीपी को, ठीक है। तो वहाँ पे एक काइनिन होता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन द प्लाज्मा फॉर्म बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में भी बनता है, प्लाज्मा में रहता है। वो काइनिन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ब्रैडिकाइनिन में, किसके मदद से, कैलिकेरिन के मदद से, ठीक है। वो ब्रैडिकाइनिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज कर देता है, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है। ये दोनों इंक्रीज होने से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, बीपी डिक्रीज होता है। देखो ये ऑलरेडी बीपी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये खुद से खुद कर रहा है, डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो एसी, अब देखो एसी एंजाइम जो होता ना है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, कहाँ से निकल रहा था, लंग से, ये क्या करता है ना, ब्रैडिकाइनिन को तोड़ देता है, इनएक्टिव फ्रेगमेंट में कर देता है। तो ये सब काम होएगा ही नहीं, ये सब काम नहीं होता, बीपी अपना घटेगा नहीं। अब इसको रोकने के लिए, एसी को रोकने के लिए हम लोग एसी इनहिबिटर देंगे, यहीं पे दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे तो ये तोड़ेगा नहीं, तो मेरा ये ऑटोमेटिक अपना बीपी घटेगा। अब आते हैं डायूरेटिक, देखो ध्यान से समझना, डायूरेटिक हम लोग पढ़े, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना देखते हैं। डायूरेटिक इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, क्या करता है ये, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटासियम एंड द H2O। एक देखो, एक हम लोग 12th में शायद पढ़े होंगे, चाहे आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, ये चीज़ हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ऐसे है ना, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के खुलता था, ये यहाँ से ये आता है, यहाँ देखो, ठीक है, एफरेंट इफरेंट आता है, ये जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, ये पूरा ऐसे चलता है इसको ना, ये सब चलता है, साथ साथ चलता है। अब जो यहाँ से ब्लड छन रहा है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, छन करके यहाँ आ रहा है ब्लड, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा ब्लड, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें, ठीक है, इसमें आएगा, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब यहाँ से जब यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यही बोल रहा है कि डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड आयरन, है ना। तो यहाँ पे देखो हम ये कंसेप्ट ला रहे हैं कि ब्लड में अगर ये क्या, ब्लड अगर हम बढ़ाएंगे तो यूरिन घट जाएगा, अगर ब्लड को घटाएंगे तो बीपी घट जाएगा और यूरिन बढ़ जाएगा। तो हम लोग को ब्लड को घटाना है, किसी तरह ब्लड को घटाना है। तो ब्लड को कैसे घटाएंगे, बाय रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन, ब्लड घट जाएगा खुद ब खुद। इसमें थायराइड और द माइल्ड, ठीक है, माइल्ड ये है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड मोर इफेक्टिव इन द एल्डर, नो टॉलरेंस, ठीक है। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट इसको, हाइपोकैल्केमिया एंड हाइपर यूरेसेमिया, ठीक है। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इस टॉपिक में से एक ड्रग पूछेगा, आपको ये चीज़ पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर में हम लोग देखे थे एटिनोल, प्रोपोनोल, ये सब आप लोग ड्रग देखे थे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर देखो, यहाँ पे 2 ब्लॉकर होता है, एक अल्फा ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, जो बीटा ब्लॉकर का रिसेप्टर होता है वो हार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट रहता है। अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर दोनों सिंपैथेटिक सिस्टम में आते हैं, ठीक है, कैसा, सिंपैथेटिक सिस्टम में आते हैं। अल्फा ब्लॉकर का जो रिसेप्टर होता है हार्ट में प्रेजेंट रहता है, और अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर दोनों सिंपैथेटिक सिस्टम में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं ना कहीं इस पे कुछ जुड़ेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम होगा इंक्रीज होगा तो बीपी बढ़ेगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्टिवेट क्या होता था, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, ठीक है, वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता था, हार्ट रेट इंक्रीज करवाता, प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करवाता था। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि नाउ वी ब्लॉक द बीटा ब्लॉकर, यहाँ पे हम लोग बीटा ब्लॉकर को ही ब्लॉक कर देंगे। जो इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन आके जुट रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके कारण इपिनेफ्रिन ये जो जुट रहा है ना, इसको हम लोग जुटने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब जब जुटने नहीं देंगे तो यहाँ पे बीपी हमको बढ़ेगा नहीं, सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा एक्टिविटी, वहाँ पे जो वैसोडाइलेशन होता है, वैसोडाइलेशन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इसके कारण बीपी भी क्या हो जाएगा, अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर में इसमें देखो लिखा हुआ, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स डेवलप ओवर द 1 to 3 वीक्स, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग अल्फा ब्लॉकर। जो अल्फा ब्लॉकर होता है ना, ये हमेशा डायलेट ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, रिडक्शन इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एग्जांपल पैराजीन,
पैराजोसिन, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक ओरली देंगे, पीक फॉल 4 से 5 घंटा में ये बीपी को घटा देता है। हाफ लाइफ टाइम 3 घंटा लेता है इसका हाफ लाइफ टाइम। इफेक्ट लास्ट फॉर 12 आवर। एडवर्स इफेक्ट में यार हेडेक, ड्राई माउथनेस एंड वीकनेस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखो ये भी ड्रग होता है, इसमें क्लास हम लोग पढ़े थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अनदर क्लास ऑफ द फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वी नो दैट कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। देखो हम लोग फिजियोलॉजी में कुछ पढ़े थे कि कोई देखो यार जो मसल्स फिजियोलॉजी पढ़ेगा ना, तो कैल्शियम क्या होता है ना कि कैल्शियम क्या होता है ना कि ये जब भी हमारा शरीर में क्या होता है, ये इंक्रीज करता था कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। देखो कैसे कैल्शियम कैसे काम करता है। सो देखो कैल्शियम जो चैनल होता है ना, हार्ट में कैल्शियम चैनल प्रेजेंट रहता है। हार्ट में 3 तरह के कैल्शियम चैनल प्रेजेंट रहता है, एक एल टाइप, एक टी टाइप, एक एन टाइप, ठीक है। 3 तरह का चैनल प्रेजेंट रहता है, एल टाइप, टी टाइप एंड एन टाइप। अब इसमें यार तीनों चैनल में देखो अब क्या होता है ना कि ये कैल्शियम अंदर आया चैनल से, ठीक है। कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम पे गया, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम पे जाकर के वहाँ पे कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। अब कैल्शियम जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा है तो इसको रोकेंगे कहाँ पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहा है, यहीं पे हम लोग जब हार्ट पे ही जाकर के ये काम करेगा, कैल्शियम चैनल को खुलने नहीं देगा। कैल्शियम चैनल खुलने नहीं देगा तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम पे जाकर जुड़ेगा नहीं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो बीपी डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। तो हम लोग आज हम लोग जो देखे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें ठीक है कुछ अपने बुक से हम लोग ये के.डी. त्रिपाठी से थोड़ा सा मदद लिए हैं, ठीक है, और अपना शानबाग से भी मदद लिए हैं। तो आप लोग एक बार इसको वीडियो को पढ़ो और शानबाग के भी थोड़ा देखो। कोई भी ड्रग अगर आपसे पूछता है, देखो ध्यान से, फार्मा देखो क्या, फार्मा समझने वाली चीज़ है यार। देखो कोई भी ड्रग पूछता है आपसे, मान के चलो कि तुमसे क्या पूछ दिया, डायरेटिक में फ्यूरोसेनामाइड पूछ दिया। फ्यूरोसेनामाइड का या डायरेटिक आप जानते हो, जो भी पीछे हम पढ़ाएं डायरेटिक में वो पूरा लिखना, ठीक है, पूरा लिखना। और ये भी ड्रग का नाम लिखना और पूरा वो मैकेनिज्म लिखना, ठीक है। उसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट वो पीछे लिखा हुआ, तो आप उसको लिख लेना। कैल्शियम चैनल में बिप्रामिल पूछ दिया तो कैल्शियम चैनल जितना भी बताएं मैकेनिज्म वो पूरा लिखना, उसका एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब कुछ लिखना, ठीक है। उसके बाद ही नंबर आपको मिलेंगे। तो ज़्यादातर मेन जो होता है वो कैप्टोप्रिल होता है, यही पूछता है, हम लोग के टाइम में यही पूछा था, ठीक है। नहीं तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से पूछेगा, 2 चीज़ से पूछता है क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो देखे हैं, आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेक्चर 6 देखे हैं। अब अगला लेक्चर क्या आता है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग भी बताइए कि अगला लेक्चर क्या देंगे, ठीक है। तो लेक्चर 6 में ये आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखें। नाउ अब फार्मा को हम लोग ईजी बनाएंगे, ठीक है, पूरी तरीका से ईजी बनाएंगे। कैसे नहीं ईजी होगा यार, फार्मा कैसे बैक लगता है स्टूडेंट को, कैसे बैक नहीं लगने देंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग ईजी करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग इतना ध्यान से सुने हम लोग वीडियो को, हमारे वीडियो को। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके पीछे यार। आप लोग समझने की कोशिश करो, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जैसा भी हो, आप कुछ भी अगर आप लोगों को गलत लगे या तो कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे सुधार करना चाहिए आपको, है ना, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। और यहाँ पे कुछ जो भी दिक्कत होता है वो कमेंट में आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।